पिता ने वसूली एक थप्पड़ की कीमत। लेखिका हैं स्वाति जैन जी। बेटा रजनी, रोहित ऑफिस से आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है और आजकल भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। यदि तुम मुझे खाना दे देती तो तुम्हारा उपकार होता। खाना खाकर मैं बाहर थोड़ा टहल भी आता। रजनी आंख दिखाकर बोली, आपका बेटा दिन भर थक कर ऑफिस से आता है। कहीं जब वह खाने बैठेंगे और उनको रोटियां कम पड़ गई तो वापस क्या आप बनाएंगे रोटियां? इसलिए खाना तो आपको उनके खाने के बाद ही मिलेगा। किशन लाल जी बेटे का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रोहित ऑफिस से आ गया और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया। किशन लाल जी एक तरफ बैठकर दोनों के खाकर उठने का इंतजार करने लगे। दोनों बेटे बहू खाकर अपने कमरे में चले गए। किशन लाल जी खाने बैठे तो देखा डिब्बे में सिर्फ एक रोटी बची थी और थोड़ी सी सूखी सब्जी पड़ी थी। किशन लाल जी को खाना कम पड़ा, मगर बेटे बहू को कहने का क्या फायदा। किशन लाल जी के साथ तो अब यह रोज होता था। बेचारे बहुत बार भूखे पेट ही सो जाते थे। दूसरे दिन बेटे बहू दोपहर का खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। शाम को जब किशन लाल जी को भूख लगी तब वह रसोई में गए। सुबह की 2 रोटियां देखकर उनकी जान में जान आई। वे खाना खाने बैठ ही रहे थे कि बेटा बहू घर आ गए। रजनी ने जब उन्हें प्लेट निकालते देखा, वह रसोई में आ गई और बोली, बाबूजी प्लेट क्यों गंदा कर रहे हैं? ऐसे ही हाथ में लेकर खा लीजिए। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपकी प्लेट्स धोती रहूं। किशन लाल जी बोले, बहू बासी रोटी सूखी गले से नहीं उतरेगी, इसलिए प्लेट में अचार ले रहा था। रजनी फिर से तमक कर बोली, घर में अचार खत्म है, ऐसे ही खा लीजिए। किशन लाल जी की आंखों में आंसू आ गए और वे जैसे तैसे बासी रोटी चबाने लगे। उनके दांतों से रोटी चबाई नहीं जा रही थी तो वे बोले, बहू कम से कम बासी खाने के साथ कुछ तो दे दो, रहम करो इस बुढ़े पर। दोनों का वार्तालाप सुन रोहित भी आ पहुंचा और बोला, बाबूजी कभी तो हमको चैन से घर में रहने दो, जो मिलता है खा लो। आपको वैसे भी दिन भर बैठने के अलावा क्या काम है? हमें पल भर चैन की सांस लेने दो। यह सब सुनकर किशन लाल जी अपने कमरे में चले गए और जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगे। गायत्री, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई हो और जिसके सहारे छोड़कर गई हो उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से उसे कोई लेना देना नहीं है। अरे गायत्री, जिसके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया था, जिसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, जिसकी सभी इच्छाएं पूरी की, आज उसी बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही हैं। इसी बेटे को पाने के लिए ना जाने हमने कितने धक्के खाए। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए। जवानी तो कष्टों से भरी कटी हमारी, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी कष्ट ही भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। पत्नी को याद करते करते ना जाने कब उनकी आंख लग गई। अगले दिन वे उठे तो अचानक उनका शरीर बहुत गर्म हो चुका था। उन्हें तेज बुखार चढ़ा हुआ था। बेटा रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। वे बोले, बेटा मुझे तेज बुखार चढ़ गया है, जरा मुझे दवाई देते हुए जाना। रोहित बोला, बाबूजी मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। आपको दवाई देने के चक्कर में मैं ऑफिस में लेट नहीं होना चाहता। बुखार की दवाई वैसे भी घर में नहीं है। आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास समय नहीं है। आप सोकर आराम करिए बस। किशन लाल जी बोले, बेटा सिर्फ सोने से तो बुखार नहीं जाएगा,
तुम डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। रोहित चिल्लाकर बोला, आपको तो कुछ काम धंधा नहीं है, कम से कम दूसरों को तो काम पर जाते समय रोक टोक मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे, मगर आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और मेरे पास आपके लिए इतने पैसे नहीं हैं कि बार बार आपको डॉक्टर को दिखा पाऊं, समझे। रोहित ऑफिस जाने लगा कि पीछे से बहू ने आवाज लगाई और बोली, रोहित शाम को जल्दी घर आ जाना, आज नई मूवी लगी है, देखने चलेंगे। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। किशन लाल जी को बेटे की यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए पैसे भी हैं और समय भी। यही सोचते हुए उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। पूरा दिन बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी ना तो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ना ही खाने के लिए। किशन लाल जी ने पड़ोस वाले चंदू से डॉक्टर के पास से दवाई मंगाई और फिर उन्हें ठीक लगने लगा। आधी रात के बाद बेटा और बहू घर लौट आए। किशन लाल जी हॉल में ही बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय ही समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तेरे पास 1 घंटा भी नहीं था। इतना कहते ही बेटा पिता के गिरबान पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर। आप जैसे निठल्ले की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ, और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसलिए इस घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी आप भी हद करते हो। जब आपको पता है आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते ही आपने लेक्चर शुरू कर दिया। वैसे एक बात कहूँ बाबूजी, आज आपके बेटे ने बिल्कुल ठीक किया। अब आगे से आप कभी हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज किशन लाल जी बेटे बहू द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। खड़े के खड़े किशन लाल जी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए कि आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया। यही सोच सोचकर किशन लाल जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे और बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया था उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने उन पर हाथ उठाकर उनका अपमान किया है, आज किशन लाल जी किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटे और बहू के उठने से पहले ही किशन लाल जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़कों पर भीख मांगने पड़े, लेकिन अब यहाँ वापस नहीं आऊँगा। आज बेटे ने अपनी सारी हद पार कर दी थी। एक बार हाथ उठ जाता है तो अब बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लूं, लेकिन यह अपमान सहना रोज रोज मुझसे नहीं होगा। यही सोचते हुए किशन लाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल जाते हैं।
3-4 दिन तक किशन लाल जी फुटपाथ पर ही सोते हैं और लोगों से थोड़ा बहुत मांग कर अपना पेट भर लेते हैं। उधर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह तो खुश थे कि किशन लाल जी खुद ही घर छोड़ दें, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। कमाऊ है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा ही लगता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद किशन लाल जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम देख लेता हूँ। किशन लाल जी को उनके एक पुराने दोस्त की याद आई जिसकी होटल थी। वे उनके दोस्त रघुवीर के पास पहुँचे और उन्होंने उसे सारी बात बता दी। रघुवीर बोला, किशन लाल, तू तो जानता है मैं हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा हूँ और मेरी दुकान जोरों शोरों में कारोबार करती है। एक काम कर, तू आज से यहाँ का हिसाब किताब का काम संभाल ताकि तेरे काम की तलाश पूरी हो और मुझे तेरे जैसा मुनि मिल जाए। मगर एक बात और, तुझे तेरे बेटे बहू को सबक जरूर सिखाना चाहिए। किशन लाल जी बोले, रघुवीर, सबक तो मैं भी सिखाना चाहता हूँ, मगर कैसे सिखाऊं यह समझ नहीं आ रहा। उन्हें अपने घर, जहाँ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 40 साल गुजारे थे, उस घर की बड़ी याद आ रही थी जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर से एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया था, और तो और उसने पिता पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब जब उनके सामने वह दृश्य घूमता तब तब किशन लाल जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती। रघुवीर बोला, जिस घर को तू इतना याद कर रहा है वह घर भी तो तूने बनाया है, उस घर के कागजात कहाँ हैं? किशन लाल जी बोले, रघुवीर, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है, फिलहाल तो बस मुझे काम दे दे। रघुवीर बोला, नेकी और पूछ पूछ, तो बस अभी से लग जा यहाँ, और खाना और रात को सोने का भी प्रबंध तेरा यही होटल से हो जाएगा। एक दिन वह दुकान में लेटे हुए थे, अपने थैले से पत्नी की तस्वीर निकाली तो कुछ कागजात पर उनकी नज़र पड़ी, जिसे दूसरे दिन उन्होंने रघुवीर को बताया। रघुवीर ने तुरंत अपने वकील को बुलाया। वकील से सलाह मशवरा करके उन दोनों ने कुछ कागजात तैयार करवाए और 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। वह रोहित से बोले, 2 दिन के अंदर यह घर खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर के मकान मालिक किशन लाल जी ने यह घर बेच दिया है। यह सुनते ही बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के मुंह फटे के फटे रह गए। उन्होंने जल्दी से उनसे अपने बाबूजी का पता पूछा और होटल पहुंच गए। बेटे को सामने देख किशन लाल जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। रोहित किशन लाल जी से अकड़ते हुए बोला, बाबूजी, यह आपने क्या किया? आपने वह घर क्यों बेचा? किशन लाल जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना आग बबूला हो रहे हो, अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। यह लो मेरी वसीयत, जरा इसे भी पढ़ लो। जैसे ही बेटा बहू ने वसीयत पढ़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या बाबूजी, सारी प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट के नाम कर दी। हमारे बारे में कुछ तो सोचा होता। आपको अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा करते आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इतना ही कहना था कि किशन लाल जी ने बेटे के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था इस बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचता? मेरे
खून पसीने की मेहनत का बनाया हुआ वह घर जिसमें मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिलती थी। अरे दिया ही क्या था तुम दोनों ने मुझे अपमान के सिवा। वह घर मेरा है जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे ही उस घर में नहीं रहना तो मैं तुम दोनों को भी वहाँ नहीं रहने दूंगा। अब तो चाहे धरती फट जाए फिर भी मेरा यह फैसला बदलने वाला नहीं है। और बेटे, यह तो उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तूने इस बूढ़े बाप को मारा था। अभी भूला नहीं हूँ मैं। इतना सुनते ही बेटा और बहू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उनके पास किशन लाल जी से माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोहित अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। बहू भी गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन किशन लाल जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और होटल में काम करने वाले लोगों से कहकर बेटे और बहू को वहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। घर बेचकर जो किशन लाल जी को पैसे मिले थे, उन पैसों से उन्होंने रघुवीर के साथ होटल में पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली, जिससे अब वे भी उस होटल के आधे मालिक बन चुके थे और जो भी मुनाफा था उसमें उनका बराबर का हक था। अब वे भी कमाने लगे थे। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्होंने वसूल लिया था। आज किशन लाल जी अपना जीवन हंसी खुशी पूरे आत्मसम्मान के साथ बिता रहे थे। साथ ही बेटे और बहू को बूढ़े पिता पर हाथ उठाने का सबक भी सिखा दिया था। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या किशन लाल जी ने सही किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।